हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लगन के साथ कर रहे होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 2012 में साइंस में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है वह सभी के सभी प्रश्न का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे। जो आपका मोस्ट VVI साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ये हमारा सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक सेट करा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाइए उसे देखिए ताकि आपको साइंस में ऑब्जेक्टिव में अच्छा खासा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहला नंबर सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और H2O तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है कोशिका द्रव में, और बी में है माइटोकॉन्ड्रिया में, और सी में है हरित लवक, और डी है केंद्रक में। देखिए, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा के इसमें 38 ATP अणु मुक्त होते हैं। तो यह क्रिया कहाँ होती है, यही प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कहाँ पे होती है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, और सी में है प्लास्टिक, और डी में है मिट्टी। तो देखिए इसमें है ऑप्शन ए में है जल, बी में है कांच, और सी में है प्लास्टिक, और डी में है मिट्टी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि हम लोग मिट्टी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं लेंस बनाने हेतु। अगला प्रश्न देखिए अब 3 नंबर प्रश्न है, किसी बिंब यानी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? देखिए, किसी वस्तु का समान आकार के हम लोग प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को हम लोग यदि वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका समान आकार के प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि हूबहू एकदम बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो हमारा प्रश्न यही है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब यानी वस्तु होता है को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो यदि हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वस्तु के एकदम समान आकार का हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, यानी कि 3 का राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्पण जिससे लगे वस्तु एकदम क्या हो, एकदम निकट की वस्तु एकदम साफ दिखाई दे, इसे बोलते हैं सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। तो कि अल्पतम दूरी लगभग होती है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए में है 25 मीटर, और बी में है 2.5 मीटर, और सी में है 25 सेंटीमीटर, और डी में है 2.5 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी आपसे पूछा जाए तो 25 सेंटीमीटर, यानी कि इसका सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5वां नंबर प्रश्न है, लोहे की परमाणु संख्या है। ये बहुत बार आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये सभी के सभी प्रश्न समझिए आपका दम बोर्ड मॉडल प्रश्न है, आपके बोर्ड परीक्षा 2022 में पक्का इसमें से मैच करेगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर ऑप्शन में है 23, बी में है 26, सी में है 27, सी में है 25, और डी में है 24। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होती है। आप सभी को मालूम होगा, आप पीरियडिक टेबल याद किए होंगे उसमें भी, और जो इसका क्या एटॉमिक नंबर होता है 1 से लेकर 30 तक किसी भी स्टूडेंट को याद करना अनिवार्य होता है। यदि उसके केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है 12th में, तो उसे क्या जो परमाणु संख्या है 1 से लेकर 30 तक उससे एकदम कंठस्थ मुजबानी याद रहनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके अगले प्रश्न को, यानी 6 नंबर प्रश्न को दिखाते हैं। तो इसका 6 नंबर प्रश्न देखिए, काफ़ी जवाब सा प्रश्न है, इसका कोई जवाब नहीं है, बार बार पूछा जा सकता है। कोई विलियन है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 11, और बी में है 10, और सी में है 5, और डी में है 8। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। तो यदि आपको समझ में नहीं आता है ऐसे, तो
पहले आप चेक कीजिएगा कि इसमें कौन क्षारक है और कौन अम्ल है। तो देखिए 11 क्या होता है, यानी कि pH मान जिसका अधिक होता है यानी 7 से ऊपर होता है वो क्षारक होता है। यह भी 7 से ऊपर है, ये 7 से कम है और ये क्या 7 से ऊपर है यानी कि। तो प्रश्न है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। देखिए इसमें से क्षार 3 गो है, एक वो अम्ल है, अम्ल का pH मान है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे याद है कि अम्ल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो आप डायरेक्ट ऐसे मार सकते हैं, इसका 5 आंसर हो जाएगा। 2 तरीक़ा से सवाल को बनाया जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, एक उसका ऑप्शन देखकर और उसको आप जैसे याद है वैसे बना सकते हैं। और ऑप्शन देखकर तो आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो न्यूमेरिकल हो तो सॉल्व कर सकते हैं, मैथमेटिक्स हो चाहे जो भी हो फिजिक्स में। अब देखिए इसमें है 7वां नंबर प्रश्न हमारा कि आधुनिक आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी जो 1913 में लागू हुआ, आप सभी को मालूम होगा, आवर्त सारणी पढ़े होंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। ऑप्शन ए में है देखिए 9 और बी में है 18 और सी में है 11 और डी में है 10। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो वर्गों की संख्या है दोस्तों कितना है, वो 18 है। कितना है, 18 है। और यही आपसे पूछा जा सके कि आधुनिक आवर्त सारणी कब लागू किया गया, तो आधुनिक आवर्त सारणी 1913 में मोसले के द्वारा लागू किया गया था। क्लियर है। और आपसे यहाँ से एक और प्रश्न बनेगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है और आधुनिक आवर्त सारणी में यदि वर्गों की संख्या पूछा जाए तो 18 है। दोनों याद कर लीजिएगा, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको इसके फर्स्ट वीडियो में बताया था कि अभिक्रिया मूलक क्या होता है या अभिक्रिया मूलक क्या होता है या पर्यात्मक जो इसका समूह होता है वो क्या होता है। तो देखिए जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुणधर्म निर्भर करे, जिस पर कार्बनिक यौगिक का गुणधर्म निर्भर करे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अभिक्रिया मूलक कहते हैं। तो CHO, इससे पहले आपके उस फर्स्ट पार्ट में आया था OH आया था, तो किसका क्रियाशील मूलक है ये आपसे पूछा गया था। तो किसका है, ये एल्कोहल का है। और इसमें पूछा गया है CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं, कीटोन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जब OH को हम लोग एल्कोहल कहते हैं, कीटोन CO होता है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। देखिए आपके ये 12th में भी पूछा गया था और आपके 10th का एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। जितना भी अभिक्रिया मूलक से आएंगे सभी के सभी प्रश्न, एक प्रश्न आवश्यक आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था एक छोटा सा टॉपिक, उसमें बताया था कि यदि I² पर आ जाए तो वही निरूपित नहीं करता है। I² यह भी निरूपित करता है, VI यह भी निरूपित करता है और V² यह भी निरूपित करता है। जब हम W/T से सभी सूत्र को बारी बारी से रखेंगे और कन्वर्ट करेंगे तो ये तीनों प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ये I² कभी प्राप्त नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर साथ ही साथ करना नहीं भूलिएगा। तो देखते हैं इसके 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछा जा रहा है। वैसे इसका सभी के सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा प्रीवियस 2012 में पूछा गया है, इसीलिए आप लोग अभी भी वीडियो को कट करके नहीं जाएंगे। उसके बाद देखिए इसमें है 10 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन ए में है जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जनित्र बोलते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इसका 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसका 11 नंबर प्रश्न है कि लघु पतन के समय परिपथ में धारा का मान ऑप्शन ए में है कम हो जाता है, स्थिर हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है। तो सबसे पहले आपको इसका परिभाषा मालूम होना चाहिए कि आखिर लघु पतन होता क्या है। देखिए जब एक गर्म तार और एक ठंडा तार आपस में संपर्क में आते हैं तो क्या होता है कि बहुत कम समय में इससे बहुत अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे तार गर्म होकर जल जाता है। तो आपको परिभाषा में मालूम चल गया होगा कि लघु पतन के समय परिपथ
परिपथ में धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्लियर है, परिभाषा से यही मालूम चलता है कि जब एक गर्म तार और एक ठंडा तार आपस में संपर्क में आते हैं तो उससे बहुत कम समय में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे तार गर्म होकर जल जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लघु पथन कहते हैं। इसमें बहुत अधिक बढ़ जाता है क्या, धारा का मान। उसके बाद है जो देखिए इसमें निम्नलिखित में 12 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में है लकड़ी, बी में है गोबर गैस, और सी में है नाभिकीय ऊर्जा, और डी में है कोयला। तो देखिए जैव मात्रा यानी जो जैव क्रिया से बना होगा, जो जैव क्रिया से बना होगा उसे हम लोग जैव ऊर्जा कहते हैं। लकड़ी जैव क्रिया है, गोबर गैस भी जो आपका जैव ऊर्जा है, और कोयला भी आपका जैव ऊर्जा है यानी जीव जंतु से प्राप्त हुआ। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है आपका, ये इसका उदाहरण नहीं है। ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर प्रश्न, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ, कोई तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला, कौन सा उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह जल में विलेय है, यह तत्व हो सकता है। तो ऑप्शन ए में है कैल्शियम, बी में है कार्बन, सी में है सिलिकॉन, और डी में है फेरस। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यह तत्व हो सकता है आपका कार्बन, इसका हो सकता है ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का। ये क्या ऑब्जेक्टिव प्रश्न है आपके एनसीईआरटी का। देखिए इसका प्रश्न यही है 14 नंबर कि एथेन का आणविक सूत्र CaC2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक बंध हैं, 7 सहसंयोजक बंध हैं, और 8 सहसंयोजक बंध हैं, 9 सहसंयोजक बंध हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको इसका जो है संरचना सूत्र लिखने आना चाहिए। संरचना सूत्र आप कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, एक कार्बन ये हुआ और एक कार्बन ये हुआ। ठीक, आप सभी को मालूम होगा प्रत्येक कार्बन क्या है, जो इसका संयोजकता 4 होता है, तो ये 4 बॉन्ड से अपना क्या पूरा अष्टक पूरा करता है। तो यहाँ पे हम लोग 4-4 बॉन्ड लगा देंगे, और सब में बारी बारी से कितना हाइड्रोजन है, 6 गो हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन को जोड़ते चलिए, हाइड्रोजन को जोड़ते चलिए यहाँ पे। अब आपको इसमें पता करना है कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो सहसंयोजक बंध गिनिए, 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ, 6 गो हुआ, 7 गो हुआ। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 7 सहसंयोजक बंध हैं इसी यौगिक के सूत्र में, आणविक सूत्र में। C2H6 में कितने सहसंयोजक बंध है दोस्तों, तो 7 सहसंयोजक बंध हैं। देखिए कैसे, अगर किसी भी आणविक सूत्र आपसे पूछे इसमें कितने सहसंयोजक बंध है, तो सबसे पहले उसका संरचना सूत्र लिखना होगा, उसके बाद आप गिन के बता सकते हैं कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो 7 सहसंयोजक बंध हैं। अगला प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके 12th बोर्ड परीक्षा में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको इसका ओजोन का सूत्र पता होना चाहिए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो O3 होता है। और पूछ रहा है कि इसकी परमाणु संख्या होती है, तो जो यहाँ पे होता है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे CO2, तो यहाँ पे जो 2 है तो इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होगा। तो इसमें पूछ रहा है ओजोन का जो सूत्र है, अणु का सूत्र है, तो उसमें परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसका परमाणु संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 3 होती है। कितनी होती है, 3 होती है। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है आपका, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए इसमें 16 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन ए में है पोषण से, और बी में है शोषण से, और सी में है उत्सर्जन से, और डी में है परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है, पोषण से तो नहीं होगा, शोषण से भी नहीं होगा, और परिवहन से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्सर्जन का एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। 2 तंत्रिका तंत्र यदि हम बनाते हैं, देखिए तंत्रिका तंत्र का छोटा सा यहाँ चित्र बना रहे हैं यहाँ पे। तो इसके खाली स्थान को बोला, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान, जो यहाँ पे खाली स्थान है इसको क्या बोलते हैं, तो खाली स्थान है ऑप्शन ए में है द्रुमिका बोलते हैं, बी में है सिनेप्स बोलते हैं, सी में है एक्सॉन बोलते हैं, और डी में है आवेग बोलते हैं।
तो जो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। यही पूछा जा रहा है आपसे, तो इसको सिनेप्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़िए, हम लोग बढ़ते हैं 18 नंबर की ओर। 18 नंबर है कि पराग कोश में होते हैं, क्या होते हैं भाई पराग कोश में? ऑप्शन देखिए, बाह्य दल, उसके बाद बी में है अंडाशय, और सी में है अंडप, और डी में है परागकण। तो पराग कोश में अक्सर परागकण पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगला 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, यानी किससे हम लोग अधिक मिलते जुलते देखते हैं। तो किससे अधिक समानता है? ऑप्शन ए में है चीन के विद्यार्थी से, और बी में है चिंपांजी से, और सी में है मकड़ी से, और डी में है जीवाणु से। देखिए विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक मिलती है? तो चीन के विद्यार्थी से अधिक मिलती है। आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ यह प्रश्न है। अगला प्रश्न की देखिए, यानी इसका इस सेट का अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए में है अमीबा में, बी में है एस्ट में, और सी में है प्लाज्मोडियम में, और डी में है लेशमानिया में। तो मुकुलन जानते हैं हाइड्रा होता है। अब इसका प्रजाति पूछ दिया है, हाइड्रा नहीं है। हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, लेकिन उसमें ऑप्शन में नहीं है, उसके प्रजाति के बारे में पूछा गया है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, अमीबा में नहीं होता है, अमीबा में द्विखंडन से होता है, ईस्ट में भी नहीं होता है, और लेशमानिया भी नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लाज्मोडियम में जो होता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो मुझे आशा है कि यह सेट आपको बहुत मददगार साबित होगा, और आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले आपके बोर्ड परीक्षा में एकदम बेहतर रिजल्ट की मैं कामना करता हूं। अगर आप पूरा सेट देखे होंगे, जितने भी मैं सेट कराऊंगा 25 सेट कराऊंगा साइंस में, और सभी सेट को कर लेते हैं आप, तो आपकी बोर्ड परीक्षा में साइंस में एकदम अच्छे खासे नंबर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो मुझे आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हम अधिक मोटिवेट होते हैं, और आपको अधिक से अधिक अच्छी बेहतर तरीक़ा में शिक्षा देने का प्रयास ज़रूर करूंगा। तो चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूं, और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।